वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी विद नेहा गुप्ता। आज की हमारी टॉपिक ब्लड है। कुछ ब्लड के बारे में हम आपको शॉर्ट्स नोट्स के बता चुके थे माइंड मैप के थ्रू। तो ये हमारा है ब्लड। ब्लड में दो होते हैं, प्लाज्मा और कार्प सेल्स। कार्प सेल्स में हमारे इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और स्पिंडल सेल्स आते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स आते हैं। इसमें भी आपको ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट आते हैं। ग्रेन्युलोसाइट मतलब कणिका में, ए ग्रेन्युलोसाइट मतलब कणिका विहीन। तो ग्रेन्युलोसाइट में होते इओसिनोफिल्स, बैसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, जबकि ए ग्रेन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये सारे ब्लड की एक माइंड मैप है। अब आप हम इसको डिटेलिंग में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ब्लड के बारे में। Blood. Blood is the fluid connective tissue as circulates constantly around the body, allowing constant communication between tissue डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। इसमें बता रहे कि ब्लड क्या है, एक तो फ्लूइड है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू इसलिए क्योंकि ये पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है ऐसे सर्कुलेट होने के बाद, और कॉन्स्टेंटली अराउंड द बॉडी सर्कुलेट होता है हमारी पूरी बॉडीज़ में। और ये कम्युनिकेट करता है, जो कि टिश्यू दूर होते हैं ऑर्गन से या कोई भी एक दूसरे से कनेक्ट करने का ये काम करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसका जो ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या होता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, हीट, प्रोटेक्टिव सबस्टेंस और क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन है, तो ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। इसमें ऑक्सीजन घुल के हमारे लंग्स के पास जाते हैं, हार्ट के पास जाते हैं। उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। न्यूट्रिएंट्स है, हमारी बॉडीज़ में डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इंटेस्टाइन से, जब वो एजिमिलेशन के थ्रू हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, तो ये ब्लड ही न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। फिर है हार्मोन्स। हार्मोन्स भी यही होते हैं कि हार्मोन्स में जितने होते हैं हार्मोन्स, वो हमारे ब्लड के थ्रू ही पूरी बॉडी तक पहुंचते हैं। हीट, हीट के लिए भी ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। प्रोटेक्टिव सबस्टेंस, प्रोटेक्टिव सबस्टेंस मीन्स जैसे डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव सबस्टेंस होते हैं, जैसे एंटीबॉडीज़ हैं। और क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर मतलब जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो क्लॉटिंग फैक्टर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर इतने ब्लड इज़ अ कंपोज्ड ऑफ, किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है ब्लड, इसमें बताया गया है प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। जैसा कि आपने पहले देखा प्लाज्मा, तो प्लाज्मा क्या है, क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड वाटरी फ्लूइड है। जो प्लाज्मा होता है वो एकदम क्लियर होता है, स्ट्रॉ कलर पेल येलो कलर का होता है, मतलब हल्के पीले कलर का, और वाटरी फ्लूइड होता है। 55% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, पूरी ब्लड वॉल्यूम का 55% ये होता है। और जो ब्लड सेल्स होते हैं वो 45% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। 55% ये होते हैं हमारे प्लाज्मा, और ब्लड सेल जो होते हैं वो 45% होते हैं हमारे पूरे ब्लड वॉल्यूम के। तो इसके बारे में हम डिटेलिंग पढ़ते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा। कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा में क्या क्या प्लाज्मा में पाया जाता है, सबसे पहले है वाटर। प्लाज्मा में सबसे 92% तक वाटर ही होता है। सेकंड होता है प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि 7% होता है। क्रिएट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, ये जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या करते हैं, ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं, विच की प्लाज्मा फ्लूइड विद इन द सर्कुलेशन। और ये क्या करते हैं, प्लाज्मा फ्लूइड जो होते हैं वो सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। प्लाज्मा विस्कोसिटी ड्यू टू द प्लाज्मा प्रोटीन, मेनली एल्बुमिन, फाइब्रोनेजिन और ग्लोब्यूलिन्स। तो इसमें जो प्लाज्मा की विस्कोसिटीज़ होती है या प्लाज्मा की जो श्यानता होती है, वो प्लाज्मा प्रोटीन की होती है, जो कि मेनली होते हैं एल्बुमिन, फिब्रिनोजेन और ग्लोब्यूलिन्स। अब आते हैं सेकंड है थर्ड है इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। ये होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। तो इतने सारे यहाँ पे इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, जो एक इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह कार्य करते हैं और प्लाज्मा के सर्कुलेशन में भी यूज़ होते हैं। फिर आता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ
द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन एग्जाम्पल ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री ट्रैक। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भी प्लाज्मा के थ्रू ही पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, जैसे कि अगर हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो एब्जॉर्ब हुए हैं कौन कौन से, जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, ये सारे जो डाइजेशन के थ्रू जो ये प्रोडक्ट्स हैं वो एलिमेंट्री ट्रैक में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और यही सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं प्लाज्मा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिया है, क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड कैरिड इन blood to the kidney for excretion। CO2 is transported to lungs from excretion। इसमें बता रहा है कि जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं जैसे कि यूरिया है या क्रिएटिनिन है या यूरिक एसिड है, ये हमारी ब्लड क्या करते हैं, ब्लड में आते हैं किडनी के थ्रू, जब वो प्यूरिफाई होते हैं तो एक्सक्रीशन के थ्रू वो क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स बाय द एक्सक्रिएशन। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुए या यूरिया हुआ या यूरिक एसिड हुआ, ये सारी चीज़ें भी हमारे प्लाज्मा के थ्रू पूरी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू निकल जाती हैं। फिर है हार्मोन्स। हार्मोन इन द ब्लड इज अ ट्रांसपोर्ट टू देयर टारगेट टिश्यू एंड ऑर्गन। इसमें बता रहे हैं कि हार्मोन्स में भी क्या होते हैं, हार्मोन जो हमारे ब्लड में पूरे ट्रांसपोर्ट होते हैं और टारगेट टिश्यू और ऑर्गन के पास जाते हैं वो भी प्लाज्मा के थ्रू ही होते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि प्लाज्मा के क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहले इसका है प्लाज्मा प्रोटीन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ में। फिर इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट के बाद न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद बेस्ट प्रोडक्ट और हार्मोन्स। अब हम ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या है ब्लड सेल। प्लाज्मा के बारे में आपने पूरा डिटेलिंग पढ़ लिया। अब आते हैं सेलुलर कंटेंट ऑफ ब्लड। क्या क्या कंटेंट होते हैं ब्लड में। सबसे पहले है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में आपको पता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। तो आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं जो 99% होता है। वाइट ब्लड सेल क्या होते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं इसको, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तो ये जो आरबीसी होता है वो 99% होता है ब्लड सेल्स का, और जो 1% होते हैं वो वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स में होते हैं। तो अब आते हैं पढ़ते हैं आरबीसी को। तो आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल। इसमें बताइए ये होते हैं कॉनकेव डिस्क के, इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। इनका जो डायमीटर होता है वो 7 माइक्रोमीटर तक होता है। तो आरबीसी के बारे में इतना समझिए कि बाई कॉनकेव होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है और इनका जो डायमीटर होता है वो 7 माइक्रोमीटर तक होता है। इसमें फिर आता है फ्लेक्सिबल, सो दे कैन स्क्वीज थ्रू नैरो कैपिलरीज। इनके जो आरबीसी होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि ये जो नैरो कैपिलरीज होती हैं इनमें आसानी से सर्कुलेट होते रहे। नो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स, इसमें कोई भी इंट्रासेलुलर ऑर्गेन्स नहीं होता है। लिविंग मोर स्पेस फॉर द हीमोग्लोबिन, इनके पास बहुत सारे हीमोग्लोबिन के लिए स्पेस होते हैं। लार्ज पिगमेंटेड प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस ट्रांसपोर्ट। हीमोग्लोबिन क्या है, वो एक लार्ज पिगमेंटेड प्रोटीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है गैस ट्रांसपोर्ट के लिए। फिर है मेनली ट्रांसपोर्टेड ऑक्सीजन बट ऑल्सो कैरी सम कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें बता रहे हैं कि जो ब्लड होता है वो मेनली ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, बट ये कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। आरबीसी कैन नॉट डिवाइड सो नीड टू बी कंटिन्यूटली रिप्लेस्ड बाई न्यू सेल्स फ्रॉम द रेड बोन मैरो। इसमें बता रहा है कि जो आरबीसी होते हैं वो डिवाइडेड नहीं होते, इसलिए इन्हें कंटिन्यूटली रिप्लेस्ड होने की ज़रूरत होती है, जो कि ये नए सेल बनते रहते हैं रेड बोन मैरो में। फिर है द लाइफ स्पैन इन द सर्कुलेशन इज़ अबाउट 120 डेज। इनका जो आरबीसी का है लाइफ स्पैन या जीवन काल जो होता है 120 डेज का होता है। हीमोलिसिस अकर्स इन द स्प्लीन, बोन मैरो एंड लीवर। हीमोलिसिस जो होता है जैसे ब्रेकिंग आउट ऑफ द आरबीसी, ये जो होता है वो पाया जाता है स्प्लीन में, बोन मैरो में और लीवर में। अब नेक्स्ट आते हैं डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल में है लार्जेस्ट ब्लड सेल बट अकाउंट फॉर ओनली 1% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। ये सबसे बड़े ब्लड सेल्स होते हैं लेकिन पूरे ब्लड वॉल्यूम का सिर्फ 1% ही होते हैं। सेकेंड है हमारा डब्ल्यूबीसी का या वाइट ब्लड सेल का इंपॉर्टेंट फंक्शन इन डिफेंस एंड इम्यूनिटीज़। इनका जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो डिफेंस और इम्यूनिटीज़ ही होता है, जैसे कि इसमें एंटीबॉडीज़ या वाइट ब्लड सेल जो होते हैं इम्यूनिटीज़ में और डिफेंस में ये फंक्शन करते हैं। दे कंटेंट न्यूक्लियाई एंड सम हैव ग्रैन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। ये क्या कर रहे हैं कि इसमें जो होते हैं न्यूक्लियाई होते हैं और कुछ ग्रैन्यूल्स भी होते हैं इनके साइटोप्लाज्म में। इनके ग्रैन्यूल्स के ऊपर ही इन्हें हम
टू डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। एक होता है ग्रेन्युलोसाइट, एक होता है ए ग्रेन्युलोसाइट। इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स के होने और ना होने पे ग्रेन्युलोसाइट जो होता है वो कणिकामय और ए ग्रेन्युलोसाइट मतलब कणिका विहीन। तो ग्रेन्युलोसाइट में होता है न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल्स, जबकि ए ग्रेन्युलोसाइट में होता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में बात पढ़ने के बाद हम आते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स है हमारा जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। इसका पहला है वेरी स्मॉल डिस्क 2 to 4 mm इन डायमीटर। इस तरह के बहुत इसके स्मॉल डिस्क होते हैं और ये 2 से लेके 4 तक mm के डायमीटर के होते हैं। दे हैव नो न्यूक्लियस, इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। देयर साइटोप्लाज्म इज पैक्ड विद ग्रैन्यूल्स दैट कंटेन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। इनमें ये बता रहे हैं कि जो प्लेटलेट्स होते हैं इनमें जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कंटेन करते हैं, जो कि कॉजेज होता है होम्योस्टैटिस। फिर इसका लाइफ स्पैन 8 to 11 डेज। जो प्लेटलेट्स होता है इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 8 to 11 डेज तक होता है। इस तरीके से डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 5 to 10 डेज तक होता है। तो आपने ब्लड के बारे में पूरा डिटेलिंग पढ़ लिया, ब्लड क्या कंटेन करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सबके बारे में। आपको ये डिटेलिंग वीडियो अच्छी लगी तो हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।